हेलो बच्चों, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स ये टॉपिक बच्चों हमने फिनिश किया। इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोज एंड लास्टली लैक्टोज, तो ये सभी चारों स्ट्रक्चर्स बच्चों हमारे बहुत अच्छे से हो गए। ये आपने अच्छे से देखे होंगे। उसके बाहर का कुछ भी नहीं आता। जैसे अभी नीट में एक क्वेश्चन आया था कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको मालूम है कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज। तो बच्चों इस साल की जो नीट एग्ज़ाम थी उसमें केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही आसान था और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि 175 तक के हमारे बच्चे जा सकते हैं। आउट ऑफ 180 175 तक के हमारे बच्चे जा सकते हैं। तो बच्चों आपको भी ऐसे ही मार्क्स मिलाने हैं। इस साल तो बहुत मार्क्स मिलने वाले बच्चों को, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, तो कट ऑफ भी हाई पे रहेगा। ठीक आहे ना, वो आखरी में एक ही बात होती है। ठीक आहे, तर चला मग आपल्याला आता पुढचा भाग बघायचा आहे पोरांनो, आणि हा आपल्याला बघायचा आहे पॉलीसैकेराइड्स। जैसे बच्चों हमने डाइसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स देखे, जिसमें हमने सुक्रोज, माल्टोज, सेलोबायोज, लैक्टोज देखा। इसी तरह हमें पॉलीसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर्स भी देखने हैं और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे स्टार्च, उसके बाद में देखेंगे सेल्यूलोज और उसके बाद में हम देखेंगे ग्लाइकोजेन और उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आज बच्चों जितना भी पोर्शन होता है उतना पोर्शन हम आज लेंगे और कल ये हमारा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो सबसे बड़ा है ये फिनिश हो जाएगा। फिर प्रोटीन वगैरह जो बाकी टॉपिक्स है वो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि पॉलीसैकेराइड्स किसको बोलते हैं। जैसे आपको मालूम ही है कि पॉली इस शब्द का अर्थ होता है मेनी लार्ज नंबर। तो पॉलीसैकेराइड्स हम कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं बच्चों, आपको डेफिनेशन मालूम है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव large number of monosaccharide units are called as polysaccharides। यानी कि बच्चों ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कि जिनका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होने के बाद बहुत सारे मेनी सेम और डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब इसमें भी बच्चों दो प्रकार की, यदि पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज होने के बाद सेम टाइप का एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड यूनिट देता है तो हम उनको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। और यदि वो टू और मोर डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड यूनिट देता है तो हम उसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। सो रिमेंबर द पॉलीसैकेराइड्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव वन एंड द सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर कॉल्ड एज होमोपॉलीसैकेराइड्स। जैसे स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स thousands ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल्स। सेल्यूलोज इट्स वन मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स thousands ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। So these two polysaccharides, they are the examples of homopolysaccharide. Now heteropolysaccharide, the polysaccharides which on hydrolysis give two or more different types of monosaccharide units are called as heteropolysaccharides। तो हमें हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स का तो स्टडी नहीं है बच्चों, लेकिन होमोपॉलीसैकेराइड्स का स्टडी बिल्कुल है, तो वो हम देखते हैं। और ये जो सभी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बच्चों, चाहे वो होमोपॉलीसैकेराइड हो या हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो, सभी पॉलीसैकेराइड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है इस तरह C6H10O5/N, C6H10O5/N, इस प्रकार का। मतलब एक पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल में C6H10O5 ऐसे हजारों यूनिट्स लिंकअप होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो ये हो गया बच्चों पॉलीसैकेराइड के बारे में। अब पॉलीसैकेराइड्स में तीन हमें डिस्कस करने हैं, एक स्टार्च और सेल्यूलोज डिटेल में है, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है टॉपिक। तो हम इसमें सबसे पहले बच्चों देखते हैं नंबर 1 स्टार्च। स्टार्च जो है बच्चों इसका भी वही फार्मूला है
C6H10O5 तो ये है स्टार्च। देखिए बच्चों, स्टार्च जो है वो नेचर में एबंडेंट अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। cereal ग्रेन्स, ट्यूबर्स, रूट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ है नेचुरली ऑकरिंग कि जिनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। cereal ग्रेन्स है ना, रूट्स है, ट्यूबर्स है, पोटैटोज है, स्वीट पोटैटोज है, इनमें बड़ी मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, विच इज़ अ वेरी abundant एंड चीप सोर्स ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। ठीक है, तो ये स्टार्च के बारे में इतनी जानकारी हो गई। अब स्टार्च जो है बच्चों, इट इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड। इट्स वन मॉलिक्यूल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स thousands of alpha D plus glucopyranose molecules. So it is a homopolysaccharide. अब जब हमने, और स्टार्च इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हम जो खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे ये स्टार्ची पदार्थ होते हैं, है ना। वेफर्स खाते हैं, है ना, पोटैटो की सब्जी खाते हैं, स्वीट पोटॅटोज खाते हैं उपवास के दिन, रताळा पण ज्याला म्हणतो, तर यामध्ये सगळं खूप साऱ्या प्रमाणात आहे। अब देखते हैं बच्चों आगे, जब हमने स्टार्च का स्टडी किया, स्टार्च के स्ट्रक्चर का स्टडी किया, तो हमने देखा कि स्टार्च इट कंस्टिट्यूट्स 2 पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एक को बोलते हैं हम अमाइलोज और एक को बोलते हैं हम अमाइलोपेक्टिन। एक को बोलते हैं हम अमाइलोज और एक को क्या बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो है बच्चों, यदि आप स्टार्च लेते हैं तो 80% ऑफ द स्टार्च constitutes amylose and 20% of the starch constitutes amylopectin। ठीक है, तो अमाइलोज के बारे में अब डिस्कशन को लेते हैं। तो अमाइलोज constitutes 80% of the starch। It is a straight chain polysaccharide, linear chain polysaccharide, ब्रांचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। एक अमाइलोज के मॉलिक्यूल के अंदर, एक अमाइलोज यूनिट के अंदर कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 200 to 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस यूनिट्स लिंकअप हुए रहते हैं बच्चों। और एक लीनियर चेन पॉलीमर है, पॉलीसैकेराइड है, नॉन ब्रांच पॉलीसैकेराइड है। अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस एक स्ट्रेट चेन में एक दूसरे को लिंकअप होते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ 1 to 4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स, with the help of 1 to 4 alpha glycoside bond. So let us see the structure of amylose here. चला बघू पोरांनो, इथे बघा, इथे मी स्ट्रक्चर काढतो, हे बघा, समजा आता इथे मी थोडंसं खाली घेतो कारण थोडासा फरक दाखवून मला अमायलोपेक्टिनची दाखवायचं आहे। आता बघा, आपण अल्फा डी प्लस ग्लूकोपॅरानोज मॉलिक्यूल बघू, हा बघा OH खाली असतो, C2 वर बघा HOH, C3 वर बघा OHH, C4 वर बघा HOH आणि C5 वर बघा CH2OHH। 1 2 3 4 5 6। बच्चों ये पहला यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट इसके बाजू में आप लिखो, ये लिखो ऐसा, ये देखो HOH ये 1 पर, C2 पर HOH, C3 पर OHH, C4 पर HOH और C5 पर CH2OHH। और एक लिख लेते हैं जैसे हमारे नोट्स में है, आप 2 भी दिखाएंगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो C1 पर, ये याद ही हो गया होगा आपको, C1 पर HOH, C2 पर HOH, C3 पर ध्यान में रखना OHH, C4 पर HOH और C5 पर क्या होता है बच्चों, CH2OHH। अब ये ग्लूकोज यूनिट्स हम लिंकअप करते जाएंगे। देखो इसका C1 पर का वज्रूप, इसका C4 पर का वज्रूप। देखो बच्चों ये H2O यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ पे देखो ये H2O
यहाँ पे निकल जाता है और बचा ये ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के थ्रू इसका C1 और उसका C4 एक दूसरे को क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इसका C1 और उसका C4 एक दूसरे को क्या होते हैं, ये अटैच। सिमिलरली ये OH और H निकल जाते हैं एज H2O। फिर क्या मिलता है हमें यहाँ पे, इस तरह ये हमें मिलता है O और इस तरह ये हमें क्या मिलता है, O। अब ऐसी लिंकेज चालू रहेंगी, ये इधर भी चालू रहेंगी बच्चों ऐसी, और ये इधर भी ऐसी चालू रहेंगी इस तरह। तो इट विल कंटिन्यू, ऐसी ये चेन ग्रो होती जाएंगी और ऐसे कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स एक दूसरे को क्या होते हैं बच्चों, लिंकअप होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज। और अमाइलोज के बारे में मैंने क्या बोला आपको कि अमाइलोज कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ द स्टार्च। अमाइलोज कंस्टिट्यूट्स, अमाइलोज जो है बच्चों, तो इट कंस्टिट्यूट्स 20% ऑफ द स्टार्च, सॉरी 80 नहीं 20। Amylose constitutes 20% of the starch. It is a linear polysaccharide, no branching at all. It contains minimum 200 and maximum 1000 alpha D plus glucopyranose units linked up with each other with the help of 1 to 4 alpha glycoside bond. 1 to 4 alpha glycoside bonds. तो बच्चों ये हो गया सब हमारा अमाइलोज के बारे में। और ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट, ये जो है ये वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ स्टार्च है बच्चों। ये क्या है, वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट पार्ट है। लक्षात, तर अशा रीतीनं हा भाग इथे पूर्ण झाला। आता काय करतो पोरांनो मी, हे तर झालं अमायलोज बद्दल। मग काय लक्षात ठेवाल, लक्षात ठेवा कि स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड of alpha D plus glucopyranose. Its molecular formula is C6H10O5 by N, means one molecule of starch contains N number of C6H10O5 units linked up with the help of many glycosidic linkages. Starch consists of two parts, amylose and amylopectin. Amylose constitutes 20% of the starch. It is a water soluble component of the starch. One molecule of amylose contains 200 to 1000 units of alpha D plus glucopyranose, है ना। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ब्रेक होती है और अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया था बच्चों हमारा अमाइलोज के बारे में। अब हम देखेंगे अमाइलोपेक्टिन के बारे में। अमाइलोपेक्टिन के बारे में हम क्या देखते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा, बराबर एक एक हमें क्या करना है बच्चों, देख लेना है। अब समझ लो बच्चों, ये ऐसी ये तीन अमाइलोज में जैसी ये लीनियर पॉलीमर चेन है, वैसे लीनियर पॉलीमर चेन तो यहाँ पे है ही बच्चों, बराबर है कि नहीं। अब अमाइलोपेक्टिन जो है, तो अमाइलोपेक्टिन इट कंस्टिट्यूट्स 80% ऑफ द स्टार्च। मतलब 100 ग्राम स्टार्च लिया आपने तो उसमें अमाइलोपेक्टिन का 80 ग्राम रहता है, 80 ग्राम ऑफ अमाइलोपेक्टिन रहता है। इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीसैकेराइड एंड इट इज द वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ द स्टार्च। अब ब्रांच चेन पॉलीमर कैसा है बच्चों, अभी आपने देखा कि ये अमाइलोज का स्ट्रक्चर है। अब मैं समय बचाने के लिए क्या करता हूं, इसी स्ट्रक्चर को अमाइलोपेक्टिन में कन्वर्ट करता हूं। चलो, तो ये अमाइलोज का हो गया। तो जैसे अमाइलोज में ये लॉन्ग चेन रहती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज यूनिट्स की, तो ऐसी चेन अमाइलोपेक्टिन में भी रहती है। सिर्फ अमाइलोपेक्टिन में क्या रहता है, इन एडिशन टू दिस ब्रांचिंग भी रहती है। और ब्रांचिंग कहाँ पे रहती है, ये कार्बन नंबर 6 पर। कहाँ पे रहती है, कार्बन नंबर 6 पर। अब देखो, आप ऐसा लिखिए स्ट्रक्चर कि ऊपर वाली चेन आप लिख रहे, समझ लो, तो ऊपर वाली चेन आप लिख रहे, तो उसका C1 पर का OH ग्रुप और इसका CH2, ये 6 नंबर का CH2 OH ग्रुप, ये एक एक नीचे आने चाहिए ऐसे। ये देखो, ये देखो, ये 6 नंबर है ना, इसके ऊपर मैंने निकाला।
निकालते वक्त ये थोड़ी खबरदारी लेना बच्चों आपने। तो C1 पर है HOH, C2 पर भी HOH, C3 पर OHH, C4 पर HOH, C5 पर CH2OH H, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 4। इधर हम और ऐसा एक स्ट्रक्चर निकालेंगे, ये C1 पर HOH, C2 पर HOH, C3 पर OHH, C4 पर HOH, C5 पर CH2OHH। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये OH और H निकाल दो बच्चों। तो यहाँ पे जैसे नीचे चेन है वैसे ऊपर भी एक चेन दिख रही है आपको, और इसमें ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो रही, जैसे नीचे एक लीनियर चेन है वैसे ऊपर भी है। हाँ, अब ब्रांचिंग कैसे होती है? ये CH2OH ग्रुप का जो OH ग्रुप है और यहाँ का OH ग्रुप, तो इन दोनों में से बच्चों क्या निकल जाता है? H2O। चलो निकाल दो वो H2O। समझ लो हमने, मतलब नीचे वाली जो चेन है उसका कार्बन नंबर 6 उसका OH ग्रुप, और ऊपर वाली जो चेन है इसमें C1 पर का OH ग्रुप, तो इन दोनों OH ग्रुप में से H2 निकाल दो तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के थ्रू ऊपर वाली चेन का ये कार्बन नंबर 1 और नीचे वाले चेन का ये कार्बन नंबर 6 एक दूसरे को क्या होते हैं? अटैच। अब जैसे बच्चों हम इस लिंकेज को क्या बोलते हैं? 1 to 4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, 1 to 4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। तो लीनियर चेन जो है उसमें 1 to 4 अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड रहता है, बराबर है कि नहीं? वैसे ब्रांचिंग जो है, ब्रांचिंग जो रहती है वो रहती है 1 to 6 डैश अल्फा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड, 1 to 6 डॅश अल्फा ग्लायकोसाइड बॉन्ड। असं का बरं बा? हा 6 डॅश का बरं? 6 डॅश यासाठी आपण लिहिलं, डॅश यासाठी लिहिलं की हा जो कार्बन नंबर 1 आहे हा एका चेनचा हिस्सा आहे आणि कार्बन नंबर 6 जो आहे तो दुसऱ्या चेनचा हिस्सा आहे। मतलब this carbon number 1 and this carbon number 6 they do not belong to the same chain, they belong to the two different chains, they belong to the two different chains। जैसे C1 ऊपर वाली चेन का हिस्सा है तो C6 नीचे वाले कार्बन चेन का हिस्सा है। तो इस तरह से ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? अमाइलोपेक्टिन का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। तो इस तरह से तो ध्यान रखना कि अमाइलोपेक्टिन constitutes 80% of the starch, it is the water insoluble component of starch, it is a branch chain polysaccharide, है ना? Like this the linear chain structure contains 1 to 4 alpha glycoside bonds while branches are at the carbon number 6, there are 1 to 6 dash alpha glycoside bonds। ब्रांचिंग के कारण अमाइलोपेक्टिन बहुत इजीली हाइड्रोलाइज होता है। तो जब बच्चों आप स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हो तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस है ये वाली ये फटाफट ब्रेक हो जाती है और हमें फाइनली आखिरी में क्या मिलता है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। क्या मिलता है बच्चों? हमें फाइनली अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस। तो इस तरह से ये हमारा हो गया बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, है ना? ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च के बारे में मैं फाइनली आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना कि स्टार्च इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, इट हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10O5 by N where value of N will be in thousands, hundreds or thousands। Starch is a homopolysaccharide of alpha D plus glucopyranose, its one molecular hydrolysis produces thousands of alpha D plus glucopyranose molecules। Starch is an important part of our diet, cereal grains, roots, tubers, potatoes, sweet potatoes, all these naturally occurring foods, they contain large amount of starch in them। Our daily diet is also the resource of starch। Starch consists of two parts, one is called as amylose and another is called as amylopectin। Amylose constitutes 20% of the starch, it is the water soluble component of the starch
1 unit of amylose, 1 molecule of amylose contains 200 to 1000 units of alpha D plus glucopyranose units in it. It is a straight chain polysaccharide, linear chain polysaccharide. And we have seen the structure of amylose. ये ऊपर वाला छोड़ दो, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था ऊपर वाला छोड़ दो बच्चों, ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है बच्चों, ये है स्ट्रक्चर ऑफ amylose. It is a linear chain polysaccharide and it contains only one type of glycoside bonds, 1 to 4 alpha glycoside bond. फिर हम गए थे अमाइलोपेक्टिन की तरफ. अमाइलोपेक्टिन it constitutes 80% of the starch. It is a water insoluble component of the starch. It is a branch polysaccharide. It contains two types of glycoside bonds. One is 1 to 4 alpha glycoside bond. Its linear chains contain 1 to 4 alpha glycoside bond, while branchings are at carbon number 6. है ना, and they also contain 1 to 6 dash alpha glycoside bond. हा 1 लिहिला आणि हा 6 dash का बरं? to indicate that this carbon number 1 and carbon number 6 they belong to the two different chains, two different linear chains. तो ब्रांचिंग होती है कार्बन नंबर 6 पर. स्टार्च का जब आप डाइल्यूट एसिड यूज करके हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे वो अमाइलोज हो या अमाइलोपेक्टिन हो, दे आर हाइड्रोलाइज and they are finally broken into alpha D plus glucopyranose, जो कि स्टार्च का क्या है बच्चों? मोनोमर है, मोनोसैकेराइड है. तो ये बच्चों हमारा हो गया था पॉलीसैकेराइड्स के बारे में. ये पूरा हमारा क्या हो गया था? पॉलीसैकेराइड्स के बारे में. अब हम अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, और अगला टॉपिक है नंबर 2, और नंबर 2 है बच्चों सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, इसका भी बच्चों वही फार्मूला है जो स्टार्च का था, C6H10O5 by N, C6H10O5 by N. Cellulose is it is a homopolysaccharide, but it is a homopolysaccharide of beta D plus glucopyranose. स्टार्च जो था बच्चों वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस का होमोपॉलीसैकेराइड था. जो सेल्यूलोज है इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस. सेल्यूलोज कहाँ पे देखने को मिळता है? सेल्यूलोज हमें प्लांट्स में, प्लांट्स के जो आपण म्हणतो ना स्टेम जे असते, झाडाचं जे खोड असते पोरांनो, त्यामध्ये आपल्याला सेल्यूलोज बघायला मिळते. झाडाचं खोड आहे, फांद्या आहे, यामध्ये सेल्यूलोज बघायला मिळते. सेल्यूलोज त्या झाडाच्या खोडाला एक भक्कमपणा देते, ताकद देते, मजबूती देते, ज्यामुळे तो झाडाचा एवढा मोठा डोलारा व्यवस्थित राहतो, तोलून धरला जातो. प्लांट सेलची जी सेल वॉल आहे, प्लांट सेलची जी सेल वॉल आहे, ती सेल वॉल सुद्धा सेल्यूलोजनेच बनलेली असते. तो ये थोड़ी सी जानकारी होगी सेल्यूलोज के बारे में कि सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस. One molecule of cellulose on hydrolysis gives thousands of beta D plus glucopyranose units. Cellulose is the important component, constituent of plants. It gives strength to the stem of plants. The cell wall of plant cell is made up of cellulose. ठीक है, तो ये सेल्यूलोज के बारे में हो गया. अब सेल्यूलोज ये होमोपॉलीसैकेराइड है बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस का, बराबर है. तो देखते हैं कि कैसे सेल्यूलोज तैयार होता है. यदि आपने सेलोबायस का स्ट्रक्चर देखा है तो बच्चों वैसा ही है, बस उसमें 2 यूनिट्स थे, इसमें से 1000 यूनिट्स लिंकअप हुए रहते हैं. चलो देखते हैं. देखो ये हमारा बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस है. बीटा मतलब C1 पर का OH ग्रुप ऊपर चाहिए बच्चों, OHH, C2 पर फिर HOH, C3 पर एज यूजुअल OHH, C4 पर HOH और C5 पर CH2OHH. तो ये हो गया. अब दूसरा मॉलिक्यूल मैं ऊपर लिखता हूँ ताकि उसका C4 पर का OH ग्रुप नीचे रहेगा, तो इसके लेवल में आने के लिए मैं ऊपर लिखता हूँ, अदरवाइज फिर घुमाना पड़ेगा. तो घुमाने से अच्छा है कि मैं ऊपर लिखता हूँ, यानी फिर झंझट नहीं रहती कुछ. चलो तो अगेन ये C1 पर का OH ग्रुप ऊपर, OHH, HOH, फिर ये OHH,
फिर HOH और फिर CH2OH। देखो बच्चों, मैंने दोनों मॉलिक्यूल जो निकाले वो बीटा डी प्लस ग्लूकोपैनोस के निकाले, बराबर। अब इसका C1 और उसका C4, अब देखो OH एक ही लेवल में आ गए, ग्लाइकोसिड लिंकेज दिखाना आसान हो गया। ये OH और H निकल जाएंगे, अब ये O बचा, तो इस O के थ्रू इसका C1 और उसका C4 एक दूसरे को क्या होंगे, लिंकअप हो गया। अब इसके बाद ये सेलोबाइस का स्ट्रक्चर है। अब ऐसा ही यदि इसी तरह यदि ये बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस मॉलिक्यूल्स यदि इसी तरह बच्चों लिंकअप होते गए, हजारों बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस यूनिट्स लिंकअप होते गए, तो हमें क्या मिलेगा, सेल्यूलोज। एक सेल्यूलेज नाम का ये है, सेल्यूलेज नाम का एक एंजाइम है। ये एंजाइम हमारे ह्यूमन बॉडी में तो प्रेजेंट रहता नहीं, कुछ बैक्टीरियाज में है, कुछ एनिमल्स में ये सेल्यूलोज नाम का एंजाइम है। तो ये सेल्यूलेज जो एंजाइम है ये सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज कर पाता है। तो जब आप सेल्यूलोज को हाइड्रोलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम, फाइनली वी गेट थाउजेंड्स ऑफ बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोस यूनिट्स। तो इस तरह से, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर में सेल्यूलेज नाम का एंजाइम होता नहीं, इसलिए हम इसको पचा नाही सकते, हम इसको डायजेस्ट नाही कर सकते। म्हणजे उद्यापर्यंत आपल्याला किती कडाक्याची भूक लागली, तुम्ही 15-20 दिवसाचे उपाशी जरी असले की तुम्ही जेवण नाही केलं तर मरणार, तरी तुम्ही पालापाचोळा खाऊ शकत नाही, कारण पालापाचोळ्यामध्ये जे सेल्युलोज आहे ते पचवणारं सेल्युलेज एन्झाईम आपल्या बॉडीमध्येच नाही। तर त्यामुळे आपण काही केल्या करू शकतो। हां, काही प्राण्यांमध्ये, काही बॅक्टेरियाजमध्ये सेल्युलेज नावाचे एन्झाईम आहे आणि ते या सेल्युलोजला इझिली हायड्रोलाइज करते बीटा डी प्लस ग्लूकोपॅरोज, आणि त्यांना त्याची एनर्जी पण मिळते, बरोबर। तर हे झालं पोरांनो याच्यामध्ये। तुम्ही एखाद्याच कार्पेंटरच्या, सुताराच्या दुकानात गेले असेल, कार्पेंटरच्या दुकानात गेले असाल, तिथं रंधा मारताना चालू असते बघा त्यांचं, एखादी पाटली असते त्याला रंधा मारणं चालू असते। रंधा मारल्यानंतर जे सालपट निघते ते सालपट असं सरळ राहत नाही, ते सालपट पोरांनो असं सरळ राहत नाही, ते सालपट असं असं गुंडाळी 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 होते त्याची। या गुंडाळ्यांना म्हणतात मायक्रोबिफिल्स। यांना काय म्हणतात, मायक्रोबिफिल्स असं म्हणतात, मायक्रोबिफिल्स। तर हे सरळ का राहत नाही, याचं कारण असं की हे जे सेल्युलोजचं स्ट्रक्चर आहे याच्यामध्ये ठिकठिकाणी एकाच चेनच्या अंदर ठिकठिकाणी हायड्रोजन बॉन्डिंग डेव्हलप होते, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एट वेरियस प्लेसेस इन द सेम चेन ऑफ सेल्युलोज, जिससे सेल्युलोज सीधा रह नहीं पाता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है स्ट्रक्चर, और जगह जगह बेंट होने के कारण ऐसा स्ट्रेट न रहते हुए फाइनली ये मायक्रोबिफिल्स म्हणजे छोट्या छोट्या गुंडळ्या दिसतात बघा। तुम्ही कार्पेंटरच्या त्या दुकानात गेले जिथं ते वर्कशॉप आहे, तिथे रंधे मारणं चालू असते, तिथं असे छोट्या छोट्या गुंडळ्या तुम्हाला अशा दिसतात। मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की सेल्युलोज हे सालपट सरळ का राहत नाही, असं गुंडळ्या का होतात, त्याच्या छोटे छोटे बॉल्स का बनतात, ज्यांना मायक्रोबिफिल्स म्हणतात। त्याचं कारण आहे एक चेन आहे, त्या चेनमध्ये जागोजागी एक्सटेन्सिव्ह हायड्रोजन बॉन्डिंग डेव्हलप होते, आणि एक्सटेन्सिव्ह हायड्रोजन बॉन्डिंगमुळे काय होते की ती चेन सरळ राहू शकत नाही, ती गुंडाळी होते, त्याची जवळजवळ येऊन गुंडाळी होते, आणि म्हणून आपल्याला काय बघायला मिळतात, हे मायक्रोबिफिल्स बघायला मिळतात। आणि ही जी लिंकेज आहे, या लिंकेजला आपण काय म्हणतो, 1 to 4 बीटा ग्लायकोसाइड बॉन्ड्स। तर अशा रीतीनं पोरांनो हे झालं आपलं सेल्युलोज बद्दल। सो रिमेंबर, cellulose is the homopolysaccharide of beta D plus glucopyranose. Its molecular formula is C6H10O5 by N. One molecule of cellulose on hydrolysis produces thousands of beta D plus glucopyranose units. Glucose is the main component of plants. Generally, the strength of the stem is due to cellulose. The cell wall of plant cell is made up from cellulose. Thousands of beta D plus glucopyranose molecules, they go on linking with each other with the help of 1 to 4 beta glycoside bonds in this way, and finally it results in the formation of a very big molecule called as cellulose. If we consider one chain of cellulose, it contains extensive hydrogen bonding at various places within the same chain, and because of that, the cellulose chain cannot remain straight.
इट गो ऑन बेंडिंग एंड बेंडिंग, गो ऑन बेंडिंग एंड बेंडिंग। तो ये जो स्ट्रेट चेन ऑफ सेल्यूलोज है बच्चों, तो ये स्ट्रेट चेन ऑफ सेल्यूलोज रह ही नहीं सकती। जगह जगह एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण ये बेंट होती जाती है, बेंट पर बेंट, बेंट पर बेंट, और फाइनली ऐसे गोल गोल बॉल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोबिफिल्स। तो बच्चों ये हो गया था हमारा स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में। जितनी मैंने इस लेक्चर में स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में जानकारी दी, इसके बाहर का कुछ आता नहीं। बस आप इतना अच्छे से करके रखिए, डेफिनेटली इस पर आपको क्वेश्चन आया तो उसका आंसर आपको मिलेगा 100%। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।